रिकॉर्डिंग की। ओके, आज है कि के ए और के एस एनालिसिस क्या होता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन जीनोम एनालिसिस और जीन फैमिली एनालिसिस, एंड इसकी इसे जीन की एवोल्यूशन के ऊपर हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। अब जीन का तो पता है कि जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। भी जो आपका जीन है उसे एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम आरएनए बनते हैं, उससे प्रोटीन बनती है, और वो प्रोटीन एक्चुअली दे टेक अ पार्ट इन इन प्लांट्स और एनिमल्स, और उससे एक खास फंक्शन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी जीन्स को हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, जीन की एवोल्यूशन क्या होती है, कैसे जीन कब बना होगा, ये कैसे बना होगा, और फ्यूचर में ये रोल प्ले करेगा। जब तक हमें इसकी बेसिक नहीं पता होगी, वी कैन नॉट इंटरप्रेट देयर फंक्शन। तो कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि उसी तरह के जीन्स किसी और क्रॉप के अंदर हैं, ऑर्थोलॉग जिसको हम कहते हैं। ऑर्थोलॉग्स कौन कौन से हैं? एक जीन है, उसी तरह का जीन अगर किसी और क्रॉप के अंदर है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्थोलॉग्स। ऑर्थोलॉग वो रीजन होता है दो क्रॉप के अंदर जो एक ही कॉमन इंसेस्टर से आया हो। वो कहां से आया हो? एक ही कॉमन इंसेस्टर से आया हो। अच्छा, अब इसके बारे में आज हम थोड़ा सा बताएंगे कि जीन डुप्लीकेट, अच्छा, पहला जीन कब बना होगा। उसके लिए नॉर्मली जो जितने जीन बनते हैं, फर्ज किया फकरुल है, आपकी कॉपी हुई, आप क्रोमोसोम नंबर 3 पे थे, आपकी कॉपी हुई, आप क्रोमोसोम नंबर 5 पे चले गए, वहां भी रहे, लेकिन आपकी एक कॉपी बनी और वो क्रोमोसोम नंबर, इट मीन वो जीन आपका डुप्लीकेट है। जिस तरह हम अक्सर सीएनआईसी की कॉपी की डुप्लीकेट बना लेते हैं, पासपोर्ट की कॉपी या सनद की डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट किसे कहते हैं? कि उसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है, लेकिन वहां पर जाके वो उसके अंदर थोड़ी सी और चेंज आ जाए, कोई डीएनए के अंदर, सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाए। ठीक है। लेकिन हमें मालूम हो कर सकते हैं कि दे केम फ्रॉम द दैट जीन। हम के और के एस एनालिसिस से हमें ये पता चल जाता है कि वेदर विच जीन इज डुप्लीकेटेड। ये जीन कहाँ से किसका डुप्लीकेट है? ये जीन इनमें से पहले वो जीन नहीं था, एक नया जीन डुप्लीकेट होके आया है, वो पहले नहीं था। अब वो किससे बना है, किससे डुप्लीकेट हुआ है, इसे कहते हैं डुप्लीकेशन इवेंट। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, अब क्या है? जीन डुप्लीकेशन इज अ फंडामेंटल इन प्लांट एवोल्यूशन। जीन डुप्लीकेशन क्या है? एक फंडामेंटल है प्लांट की एवोल्यूशन में। अब हम देखते हैं कि कई ऐसे क्रॉप्स हैं जिसके अंदर आप एसीएस जीन का ही देखते हो, जो कैप जीन्स हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, कईयों के अंदर ये कम होते हैं, कईयों के अंदर। फर्ज किया एसीएस जीन जो 12 है हमारे अरेबिडोप्सिस के अंदर, आपको कितने मिले, कितने जीन्स मिले एसीएस के? आपकी क्रॉप कौन सी है? क्या कितने मिले आपको? यही नहीं अभी तक आपका। फकर इस्लाम, आपको कितने मिले? 11 है। आपको कितने मिले बचे? ये नहीं कहा, अभी स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ। हाँ। अच्छा, आज ना मैंने एक टाइमलाइन बना देनी है। ठीक है। इस टाइम के अंदर अंदर आपने ये एनालिसिस करके देना है, इसके दौरान ये करना है, वो पूरी मैं स्पेसिफिक टाइमलाइन बता देनी है, उसके मुताबिक मैंने आपसे डाटा लेते जाना है, नंबरिंग करती जानी है। ठीक है। फाइनल रिजल्ट्स के बाद आपको बता देना कि ये आपके नंबर है। अब मैंने बार बार आपसे कहना नहीं है कि ये करो या ना करो। समझ आ रही है आप लोगों को? मैंने आज ही एक इंशाल्लाह आपको टाइमलाइन, आप मुझे ना इस एनालिसिस की बेस के ऊपर एक टाइमलाइन, आप दो दो तीन तीन दिन के बाद जब एक एक हफ्ते की टाइमलाइन दे दें, ताकि हमें हमारे पास, और फिर उसके मुताबिक जो बेचता जाए, आपने ना ग्रुप में भी भेजनी है, ताकि आप उसको नोट करती जाइएगा। ठीक है, किस बंदे ने किस डेट को वो भेजी है। ठीक है। ताकि एक ना शफाफियत आए, हर बंदे को, जो मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा नंबर मिले, जो नहीं मेहनत कर रहा वो एक हमने ना एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है। ओके। अब है कि हम जीन एवोल्यूशन होती क्या है। अच्छा, उसे प्लांट की एवोल्यूशन फर्स्ट किया, हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये एक और क्रोमोसोम है। अब यहां पर ये एक पूरा रीजन, पूरे का पूरा एक सेगमेंट,
एक जीन नहीं है उसके अंदर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 25-30 जीन हो, 25-30 और ये पूरे का पूरा जो जीन है ये डुप्लीकेट हो रीजन, और ये क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर जाकर पेस्ट हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? पर देखिए अगर ये बाहर से आया इधर आके जुड़ गया, पर देखिए किसी और ग्राफ के अंदर था कि या किसी और क्रोमोसोम के ऊपर था, अब यहाँ पर आया और आगे इंटीग्रेट हो गया, क्या हो गया? इंटीग्रेट का पार्ट बन गया, किसका बन गया? पार्ट बन गया, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। इसे क्या कहते हैं? एक बड़ी कंपनी का हिस्सा बन जाना, इसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समझ आ गई? अब एक फ्रैगमेंट था वो यहाँ पर से कॉपी हुआ, जहां भी रहा, लेकिन जहां से कॉपी हुई और वो यहाँ इस पार्ट का हिस्सा बन गया, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। इसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। इसी तरह हमको जीन ट्रांसफर करते हैं, एक प्लांट से लेते हैं जीन, उसको दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं। जब दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करते हैं तो उसके क्रोमोसोम के किसी पार्ट के अंदर जाकर अटैच हो जाता है, इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि इट लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, अडॉप्टेशन एंड स्पीसिएशन। स्पीसिएशन किसे कहते हैं? नई स्पीशीज का मतलब क्या बच्चे? क्या स्पीशीज क्या होगी? नई स्पीशीज का बनना। अब नई स्पीशीज का बनने का मतलब क्या है? और इसके एक नया स्पीशीज बन जाना, एक नई स्पीशीज। पहले जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी उसके अंदर कोई चेंज आई, कुछ जीन डुप्लीकेट हुए, कुछ म्यूटेशन आई, कुछ जैसे माइक्रो एवोल्यूशन होती रही। एक होती है माइक्रो एवोल्यूशन, एक होती है मेगा एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन है कि एक जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाना, वो क्या होगी? माइक्रो। कई माइक्रो एवोल्यूशन जब जमा हो जाती है फिर उसको मेगा एवोल्यूशन की तरफ लेके जाती है। इसी तरह ही मैंने कहा था कि जीन जो होते हैं, जीन उनके डिफरेंट पार्ट होते हैं। एक जीन है पर बड़ा आर है, उसका एक छोटा आर हो गया, ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया। पर ये इसकी सीक्वेंस जो है वो CAAT है, इसकी सी जी, इसकी जो सीक्वेंस है वो CAATC है। सिर्फ एक के अंदर प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये रिडंडेंट हो गया। क्या हो गया? रिडंडेंट का मतलब है अपना जो इंपॉर्टेंट फंक्शन था वो ये लूज कर गया। क्या कर गया? अब वो काम नहीं कर रहा जो इसको करना चाहिए, वो काम नहीं कर रहा जो कि इसको करना चाहिए था। ठीक है, तो उसका क्या होता है, नुकसान क्या होता है कि अब वो चीज रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब है कि अपना फंक्शन खो दिया, और वो रिसेसिव हो गया। वो क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। इसको हम रिसेसिव कहते हैं। अच्छा, और किया अब इस जीन के अंदर एक और म्यूटेशन आ गई, अब CA की बजाय CC आ गया। तो अब एक म्यूटेशन आ गई, अब इसको हम पढ़ किया, मेन फंक्शन जा रहा है लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशन है, इसलिए इसको हमने कह दिया, इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, इसको R1 कह दिया। और उसकी वजह से आपकी शक्लों के अंदर वेरिएशन आती है, प्लांट के फंक्शंस के अंदर वेरिएशन आती है, हर एक का बिहेवियर डिफरेंट होता है। मेरी बात की समझ आ रही है? इसी तरह ही एक ऑर्गेनिज्म है, एक जगह इंसेक्ट्स है फर्ज किया, अब इंसेक्ट्स हैं, क्या हुआ कि पहाड़ी हमने एक फर्ज किया, वहां पर ना एक जगह पॉपुलेशन थी इंसेक्ट्स की। ठीक है, वहां पर हमने देखा कि 4 तरह के अमीन हैं, पहले ही बताया था शायद आप लोगों को। R1, R2, बड़ा आर छोटा और R, बराबर 4 वेरिएशन है जीन की। ये चारों एक दूसरे के लिए क्या होंगे? अलील। ये चारों क्या होंगे? अलील हो गए। लेकिन अगर डिप्लॉयड स्पीशीज है तो एक स्पीशीज के अंदर कितने जीन हो गए? 2n के अंदर कितने जीन हो गए? एक क्रोमोसोम होता है, एक उसका होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। इट मीन एक जीन, एक क्रॉप के अंदर 2 जीन हो गए। ऐसा ही है, एक क्रॉप के अंदर कितने जीन हो गए? ओके, वो डिप्लॉयड है, फर्स्ट क्या वो है, एक के अंदर आर, छोटा आर, ये भी हो सकता है, R1 आर हो सकता है, आर R1 हो सकता है, R2 R1 हो सकता है। लेकिन एक दो हो गए, क्या हो गए? एट ए टाइम एक इंसेक्ट है उसके अंदर 2 जीन हो गए, क्या हो गए?
तो 2 जीन होंगे। और हमारे पास अगर 100 इंसेक्ट्स हैं तो टोटल कितने जीन होंगे उनके अंदर? 200 एग्जैक्टली। उसके अंदर क्या होंगे? 200 जीन होंगे। अच्छा, अब हमने ये मालूम किया कि उन 200 में से 50 R1 वाले हैं। जब हमने उसको काउंट किया तो पता चला कि उन 200 में से 50 R1 वाले हैं, 25 जो है वो R2 वाले हैं, ठीक है। R छोटा 1 वाले 100 है, R दूसरे वाले हैं 20, पर ये आगे 98 है, ये 27 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि वहां पर आ गया किसी ने स्प्रे कर दी, किसी इंसेक्टिसाइड की क्या कर दी? स्प्रे कर दी। अब क्या हुआ कि जितने भी R1 वाले थे ना, जिसके अंदर छोटा R1 था, वो सारे इंसेक्ट किल हो गए, या उसमें से मैक्सिमम किल हो गए। अब क्या हुआ, अब वहां पर अब फिर हमने 200 सैंपल लिए, फिर हम उसमें से रैंडमली 200 सैंपल, 100 सैंपल लिया, फिर उसके 200 जीन्स को एनालिसिस किया। अब पता चला कि R1 जो है, अब है कि R1 जो है वो 50 ही था या 55 हो गया, R2 जो है वो 70 हो गया, जो R1 था जो 98 था, अब वो सिर्फ 20 रह गया, ठीक है। और R2 जो है, अब इसमें से बाकी प्लस माइनस कर लो तो वो उतना हो गया, ठीक है। अब इनमें फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ गई, परसेंटेज के अंदर चेंज आ गई। इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स की कंपोजिशन के अंदर ड्रिफ्ट आ गया। ड्रिफ्ट का मतलब चेंज आ गया, ड्रिफ्ट आ गया। इसे क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। सडन भी कह सकते हैं, जस्ट ये सडन भी आ सकती है, पर ये कई सालों के बाद भी आ सकती है, ये दोनों तरीके से आ सकती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा, अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये जीन एवोल्यूशन को, इसकी वजह से जीन इवॉल्व होते हैं, बट एक नया जीन इवॉल्व हो गया इसी दौरान, वो R3 आ गया, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा आ गई। अब ये है कि ये जीन इवॉल्व कैसे होते हैं? जीन कभी भी सिलेक्शन प्रेशर होता है, सिलेक्शन प्रेशर हो गया, एंटीबायोटिक आपने कोई इंसेक्टिसाइड की स्प्रे की, अब उसके बस उसको बचने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो कहानी है डार्विन की, उसके मुताबिक उसका सिलेक्शन प्रेशर आ गया। क्या आ गया? अपने आप को उसने बचना है। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब है ये नए जीन्स बनते कैसे हैं, जीन डुप्लीकेशन क्या होती है, इसी के बारे में आज हम ना थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा लिखा हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन कैन शेयर जीनोम एवोल्यूशन। अब ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि होल जीनोम डुप्लीकेशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस तरह होल जीनोम डुप्लीकेशन का मतलब है जैसे टेट्राप्लॉइड हो गए, क्या हो गए? डिप्लॉयड थे, होल जीनोम डुप्लीकेट हुआ, टेट्राप्लॉइड हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया, ये तो हो गया उस तरह का जो एंजियोस्पर्म के अंदर होती है, और ये फ्रीक्वेंसी इसकी बड़ी हाई है। फिर सेगमेंटेड डुप्लीकेशन, जो भी मैंने बताई है कि सेगमेंटेड डुप्लीकेशन क्या है, कि छोटा सा पार्ट जिसके अंदर 15-20 जीन है, वो पूरे का पूरा सेगमेंट जो है वो डुप्लीकेट हुआ और किसी और जगह जाकर अटैच हो गया, उसे हम कहेंगे सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। एक हो गया टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन क्या होती है? ये टेंडम का मतलब ये होता है कि जहां वो जीन था वो कॉपी हुआ और फिर वो साथ ही जाके अटैच हो गया। एक जीन की कई कॉपी साथ साथ ही अटैच हो गई, बस ये आप है ना, आपकी कॉपी आगे नहीं बैठ गई, एक और कॉपी भी आपकी वो साथ ही बैठ गया। इसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपके ओरिजिनल जीन से, आप बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जिसे आप कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। इसे क्या कहते हैं? टेंडम डुप्लीकेशन। ये रेट्रो जीन्स है, ये सिर्फ यीस्ट के अंदर होते हैं, ये प्लांट्स के अंदर इस तरह का कंसेप्ट मैंने वैसे कहते हैं रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स होते हैं, जो है रैंडमली कहीं भी जाकर डुप्लीकेट होके, और वो इसके अंदर ना थोड़ा सा ये होता है कि कोई छोटा सा फ्रैगमेंट भी डुप्लीकेट हो गया,
अच्छा, और उससे क्या होता है कि फर्ज किया ये एक जीन था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहा था, ओवरराइडिंग फ्रेम है, टर्मिनेटर है और प्रमोटर है। अब एक छोटा सा फ्रैगमेंट आया, वो इस ओवरराइडिंग के दरमियान में आके कहीं अटैच हो गया। अब इसका नुकसान क्या होगा कि ये जीन का फंक्शन भी खराब हो जाएगा, इस जीन का फंक्शन खराब हो जाएगा। आप छिल्ली के दाने देखते हैं कि कई बार आपको एक छिल्ली के हर दाना का कलर डिफरेंट होगा, समटाइम ऐसा नजर आता है। वो एक्चुअली वो क्या होता है, वो रेट्रो ट्रांसपोज़ान्स होते हैं कि जंपिंग जीन भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वो जंप करके समटाइम एक एक सेल में ऐसे होते हैं कि आप जंप करके इधर आ जाए, दूसरे सेल में हो आप जंप करके उधर चले जाए। इसे जंपिंग इस तरह का एक प्रोसीजर होता है, उसे रेट्रो ट्रांसपोज़ान्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट्रो। और हर सेल के अंदर डिफरेंट म्यूटेशन के ऊपर चले जाना। जैसे वैसे एक सेल में एक है जिसका इसका कलर व्हाइट हो गया, एक का ब्लैक हो गया, एक का रेड हो गया। अब इस तरह से क्या कहते हैं, ये बेस में बहुत ज्यादा कॉमन है ये जंपिंग जीन वाला जो कंसेप्ट है ना। ठीक है। अच्छा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेबल समराइज वेरियस डुप्लीकेशन इवेंट अकर्ड इन प्लांट जीनोम हाइलाइटिंग। अच्छा, अब है टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन, मैंने बता दें कि होल जीनोम डुप्लीकेशन और whole genome duplication result in the duplication of the entire genome, which can lead to significant diversification in plant species, especially fruit species के अंदर। जितने भी आपके फ्रूट प्लांट है ना, वो मोस्टली पॉलीप्लाइड है। क्या है, पॉलीप्लाइडी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। पॉलीप्लाइडी का मतलब है मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, मोर देन, जिस तरह टेट्राप्लाइड हो जाना, हेक्साप्लाइड हो जाना, वीट आपकी टेट्रा हेक्साप्लाइड है। ठीक है। इवन कॉटन के अंदर भी इन्होंने पहले गुसीपम हिस्सोटम था जो कि डिप्लॉयड था, फिर टेट्राप्लाइड भी है, बॉटनी के अंदर भी है। ठीक है। अब उससे क्या होता है कि जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीन्स ज्यादा हो जाती है, बल्कि अगर टेट्राप्लाइड है तो उसके अंदर जीन्स कितने, एलील कितने हो गए, चार। हेक्सा के अंदर सिक्स। इनमें कोई ना कोई तो फंक्शनल होगा, कोई ना कोई एक आध तो फंक्शनल होगा, जिसकी वजह से प्लांट की जो है ना अडॉप्टेशन टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी ज्यादा हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ सकती है। वो छह है ना, छह में से दो तो रेजिस्टेंट हो ही गई ना, दो तो एक्सप्रेस हो गई, डोमिनेंट हो गई, काम करेंगे अपना। वो क्या हो गए, रिडंडेंट नहीं हो गए। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, जो अपना फंक्शन लूज कर दे, जिस तरह रिसेसिव हो गए। रिडंडेंट का मतलब है जो फंक्शन अपना लूज कर दे। नॉन रिडंडेंट वो हो गए जो अपना फंक्शन, जो उसका फंक्शन है, फर्स्ट के एक जीन है हेमोग्लोबिन है, उसका फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर उसके अंदर म्यूटेशन आ जाए और वो ऑक्सीजन को कैरी ना कर सके, इट मीन वो रिडंडेंट होगी। क्या हो गई है, समझ आ रही है आप लोगों को? आपने ये देखना है कि आपके जो जीन फैमिलीज है, जो जीन फैमिली आपने डाउनलोड की है, इनमें से कितने रिडंडेंट है, कितने नॉन रिडंडेंट है। नॉन रिडंडेंट हमने काम सिर्फ उन पे करना है जो नॉन रिडंडेंट क्या है। अब आपने ये मालूम करना है अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस एनालिसिस करके वो कौन सी ऐसी चीज है आपकी कैप डोमेन के अंदर, अमाइनोट्रान के अंदर, एसीएस वाले जीन की डोमेन के अंदर, जिसकी वजह से वो अमाइनोट्रान है। फर्ज किया अब मैं कहूं हबाद हॉर्टिकल्चर, अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में से बाकी सारी चीजें रहने दी जाए और हॉर्ट निकाल दिया जाए तो किसी को नहीं पता चलेगा अभी कौन सी मेजर से हो आप। इट मीन आप रिडंडेंट हो गया, आपका वो जो नंबर था ना वो फंक्शन लेस हो गया। लेकिन अगर आपका इवन शुरू में आइए जीएसपी निकाल दिया जाए लेकिन हॉल्ट हो, तो इट मींस दैट आप एनीवन कैन आइडेंटिफाई दैट यू बिलोंग टू द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। अब हमने वो जो मेन रीजन है जिसकी वजह से वो जीन है, अगर वो इंटेक्ट है तो आप नॉन रिडंडेंट है। क्या है, आपने अपना फंक्शन लूज नहीं किया। अब आपने देखना है आपकी जो प्रोटीन की डोमेन जो सीक्वेंसेस हैं उनमें से कौन सी ऐसी बॉटम है या डोमेन की सीक्वेंस है या कोई एक सीक्वेंस की अरेंजमेंट है जिसकी वजह से उसका नाम कैप डोमेन है, जिसकी वजह से वो कैप डोमेन है, जिसकी वजह से वो अमाइनोट्रान है, वो एसीएस को एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन को एसीसी में कन्वर्ट करती है।
अगर वही खत्म हो जाए तो इट मीन वो क्या हो गई, रिडंडेंट हो गई। उसके लिए आप लोगों ने प्रोटीन की सीक्वेंस एनालिसिस करके पुराने पेपर्स पढ़े हैं, उसमें से देखना है कि कौन सी ऐसी रीजन है। जिस तरह अभी हमने एक पेपर पब्लिश किया था डॉग के ऊपर, क्या किया था, डॉग। डॉग के अंदर क्या किया था हमने, बच्चे समझ आ रही है कि हमने ये मालूम करना है कि वो कौन सा ऐसा पार्ट है जीन के अंदर जो कि ना रिलेटेडली हुआ, जो रिलेटेड नहीं हुआ। हमने एक पेपर में रिसेंटली हमने एक पेपर पब्लिश किया, उसके अंदर ना डॉग डोमेन थी, क्या थी। अब डॉग जो है ना, डॉग क्या है, एक जीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, क्या है, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, वो प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड कर रहा है और ट्रांसक्रिप्शन को। अच्छा, इट मींस दैट अगर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसके अंदर एक डोमेन ऐसी होगी जो डीएनए के साथ बाइंड करेगी, क्योंकि सिर्फ प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करना होता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज को कहना है कि ट्रांसक्रिप्शन इस जीन की करा दो। इसलिए उसके अंदर दो चीजें, दो डोमेन का होना लाजमी है, एक है डीएनए बाइंडिंग डोमेन और दूसरा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन। ये दो, जिस भी जीन के अंदर ये दो डोमेन होगी, उसको हम कह सकेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसको हम कह सकेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, जैसे ये प्रमोटर रीजन के ऊपर होते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स, वहां जाके ये बाइंड करता है। फिर दूसरा इसका पार्ट होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। अगर उसके अंदर इस डोमेन के अंदर चेंज आ जाए कि ये डीएनए को बाइंड ही ना कर सके, तो ये रिडंडेंट होगी, क्या हो गई, फंक्शन लॉस कर दी। अच्छा, हमने डॉम एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन फैमिली है जिसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है, और उस डोमेन की स्ट्रक्चर पता कैसी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर पढ़ते हैं CPRC, ठीक है। इसी तरह इधर कोई एक्स क्रोमोसोम है। अच्छा, अब ये CPRC क्या है, CPRC, ये भी सी है, ये भी सी है। फिर इधर अमाइनो एसिड्स है, एक एक्स का मतलब है डिफरेंट अमाइनो एसिड, और एक रिंग बन रही है, क्या बन रही है, फिर यहाँ सी आ जाता है, फिर कोई एक्स क्रोमोसोम है, फिर सी आ जाता है, फिर ये क्रोमोसोम है। ये समझो, ये चार सी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वाला सी सिस्टीन, ये भी सिस्टीन, ये भी सिस्टीन और ये सिस्टीन, ये चारों यहां पर एक होती है जिंक, क्या होती है, ये जिंक के साथ बाइंड कर जाते हैं, और जिंक के साथ बाइंड करने के बाद ये डीएनए के साथ बाइंड करते हैं। इसकी एक डोमेन बनती है, जिंक एक्चुअली बाइंड करता है डीएनए के साथ, एफिशिएंसी बढ़ जाती है उसकी बाइंडिंग की। अच्छा, अब इन चारों में से कोई एक सिस्टीन यहां पर म्यूटेशन आ जाए, क्या आ जाए, डीएनए की सीक्वेंस के अंदर म्यूटेशन आ जाए, जहां पर सिस्टीन अमाइनो एसिड की बजाय मिथ्योनिन लग जाए, तो ये जिंक के साथ बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि जिंक की एफिशिएंसी है वो सिर्फ सिस्टीन के साथ बाइंड करता है। अब ये रिडंडेंट हो गया। अब हालांकि 99% सीक्वेंस इसकी मिलती है उसके साथ, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने की वजह से रिडंडेंट हो गया, क्या हो गया। अब आपने देखना है कि आपकी जो कैप है उसके अंदर कौन सी ऐसी प्रोटीन की सीक्वेंस है जिसका होना लाजमी है। अगर वो नहीं है तो वो रिडंडेंट है। अब आपने खुद इसका एनालिसिस करना है, मैं भी आज पढ़ूंगा क्योंकि मेरा ये कैप के ऊपर नया काम है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूंगा, आप भी पढ़िएगा। आपने मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन की सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, अगर वो नहीं होगी तो ये रिडंडेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिडंडेंट हो जाएगी। अब आगे सेगमेंटल डुप्लीकेशन क्या है, इन्वॉल्व द लार्ज सेगमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू लार्ज फैमिली, जीन फैमिली एक्सपेंशन एंड एवोल्यूशनरी। ये डुप्लीकेशन है, ये क्या करती है, जीन फैमिली की एवोल्यूशन को एक्सपेंशन करती है, कि बहुत किसी जिस तरह डॉग है ना, मैं डॉग पे काम कर रहा हूँ, डॉग के मेरा पहला पेपर डॉग पे भी आया था जीनोम वाइट के ऊपर। 36 जीन्स होते हैं डॉग वाले, रैबिडोप्सिस के अंदर
35 होते हैं टोमेटो के अंदर, 49 हमने रिपोर्ट किए थे ऑलिव के अंदर होते हैं। फिर इस तरह एक और क्रॉप है उसके अंदर 79 होते हैं। अब इतने ज्यादा, एस्पैरागस जो लेटस है उसके अंदर सिर्फ 8 होते हैं। अब इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? इट मींस अगर लेटस के अंदर 8 है तो इसकी वजह यह है कि वहां पर सेगमेंटेड डुप्लीकेशन कम हो रही है, या उसकी होल जीनोम डुप्लीकेशन कम हो रही है, कि उसके अंदर सेगमेंटेड डुप्लीकेशन होने के चांसेस ही कम है। ज्यादा, जितनी ज्यादा डुप्लीकेशन इवेंट होंगे उतनी ज्यादा जीन की नंबर ज्यादा हो जाएंगे। इसी जीन के नंबर कम ज्यादा होंगे या डुप्लीकेशन के इवेंट्स होंगे, डिफरेंट डुप्लीकेशन हो रही होगी, तब जाकर उसके अंदर उस जीन फैमिली के मेंबर बढ़ जाएंगे। डुप्लीकेशन इवेंट का मतलब है दो बच्चा पैदा होना। ठीक है, लगी समझ? अच्छा, अब है मैकेनिज्म ऑफ डुप्लीकेशन क्या है? रेप्लिकेशन एरर हो सकता है, पर आप डीएनए रेप्लिकेट करना था, उसके अंदर एरर आ गया, वो उसकी वजह से भी डुप्लीकेशन हो सकती है। एनकोड एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन लीड टू डुप्लीकेशन इवेंट प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द जीन एंड अल्टरिंग जीनोमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा, अनइक्वल क्रॉसओवर, क्रॉसिंग ओवर होती है अक्सर, क्रॉसिंग ओवर भी होती है ना। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? एक्साइटमेंट की वो एक्सचेंज होना। सम टाइम ऐसा हो कि एक जगह से चला जाए दूसरी जगह ना हो, और वो जो क्रोमोसोम जो पार्ट था जहां पर वो चला गया है वहां पर डबल जीन हो गया। ठीक है, और अब वही जो पार्ट था ना क्रोमोसोम वाला, वो अगली जनरेशन में चला गया। पोलर रेंज के अंदर जब वो मियोसिस हुई, वो क्रोमोसोम जिसके अंदर जीन दो बार चला गया था वो अगली जनरेशन में चला गया। तो मेरी बात की समझ आई ना? तो इस तरह हमारे पास जीन की कॉपीज नई से नई बनती गई। फिर आगे आ गया ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ये वही मैंने बताया था कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं जो फिर जीन्स को कहते हैं। जीन जो है ये अपने साथ यहाँ पर क्लोजर चला गया और जो इवेंट की तरफ आ गया, तो ये होगा जब, और जब जिस टाइम हो रहा था उस टाइम म्यूचुअल हो गई। अब वो एक एक नई जगह पर उसका लोकेशन चली गई, नई चीजों के ऊपर उसका इंफॉर्मेशन चली गई। इस तरह वेरिएशन आती रहती है, जीनोम एवोल्यूशन होती रहती है, नए से नए स्पीशीज की तरफ नेचर के अंदर ये हो रहा है। नेचुरल प्रोसेसेस है जिसके थ्रू ये सारा काम। अब हमने ये स्टडी करना है कि हम कैसे स्टडी कर सकते हैं कि ये होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीन इसका डुप्लीकेट है? ये हम कर सकते हैं के और के एस से कर सकते हैं। के ए और ये पहला जो समझाने का मतलब ये था कि पहले तो आपको बताओ व्हाट इज डुप्लीकेशन, जी डुप्लीकेशन होती क्या है, उसके फायदे क्या है, नई से नई सब चीज बनना, नई से नई वैरायटी बनना, नए से नए कई चीज जो चीजें जो है चीज नए कैसे बनते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। डुप्लीकेशन होती है, उसके होल जीनोम डुप्लीकेशन है, ये सारी की सारी कहानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस क्या है? Impact on gene functionality, deduplicated results in functional redundancy, redundant उसकी redundancy भी हो सकती है। There is a possibility कि वो जगह म्यूटेट हो जाए, जो इम्पोर्टेंट है। और एवोल्यूशन ऑफ न्यू फंक्शन, एक नया फंक्शन भी इसके अंदर ऐड हो सकता है। पहला जीन फंक्शन खत्म हो जाए और नया फंक्शन उसके अंदर ऐड हो जाए, ऐसा हो सकता है ना? अच्छा, अब दिस कैन इनहांस अडॉप्टिव एबिलिटीज और क्रिएट नोवेल ट्रेड। प्लांट्स के अंदर एक नए नोवेल ट्रेड्स पैदा कर सकता है, नए अमीनो एसिड्स पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से नए विटामिन पैदा हो जाएंगे, नई उसके अंदर कोई कलर, क्या रोजेस है उसके अंदर कलर नया डेवलप हो जाए। तो ये सारी वो, अब हम आपको बता रहे हैं कि नेचर में इसके ये जो डिफरेंट वेरिएशंस आ रही है ना आपकी क्रॉप्स के अंदर, वो कैसे आती है। ये वो कहानी है जो इस तरह की आप साइंस स्टडी करके आपको पता चलता है कि आपकी शक्लों के अंदर वेरिएशन क्यों है, कलर के अंदर वेरिएशन क्यों है, उसके दौरान होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट जो है उसका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के अंदर चेंज आ जाती है, उसका जाइलम फ्लोएम के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाती है। ज़ाहिर है अगर उसकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाए तो पानी की मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगी। फ्लोएम की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाए तो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है वो चेंज आ जाएगी। पर क्या उसने पहुंचना था रूट्स की तरफ, अब वो रूट्स की तरफ जाना शुरू हो गया। अब क्या होगा कि वो सारा संकेत
फ्रूट्स की तरफ वो शायद ट्यूबर फॉर्मेशन शुरू हो जाए। यस सर, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्यूबर सिर्फ ट्यूबर रिलेटेड जीन के अंदर प्रॉब्लम की वजह से ना हो, फ्लोइड जीन की वजह से, तो प्रॉब्लम की वजह से भी राइजोइड बन जाएंगे, डिफरेंट जो राइजोम्स बन जाएंगे। अच्छा, फिर फाइब्रस रूट्स की बजाय वो टैप रूट्स बन जाए। ये सारी कहानी आपको जो डिफरेंट डाइवर्सिटी आपको नजर आ रही है प्लांट्स के अंदर, एक्चुअली हर जीन हर क्रॉप के अंदर है, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन है, और उस वेरिएशन की वजह से एक पोटैटो ट्यूबर है, हालांकि टोमेटो भी और पोटैटो तो बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली है, लेकिन उनके अंदर ट्यूबर नहीं बनते, उनके अंदर बनते हैं। अब पोटैटो का जो फ्रूट है वो एग्जैक्टली वैरी है जिस तरह का टोमेटो का है। पोटैटो का जब फ्लावर बनता है उसके अंदर जब आप फ्रूट बनता है ना, उसकी एक बेरी बनती है जस्ट लाइक टोमेटो। अगर इसलिए वो दोनों सेम मिलते हैं और सेम सोलिनेसियस फैमिली में आपको बिलोंग करते हैं, लेकिन टोमेटो में ट्यूबर नहीं है, पोटैटो में है। इसको पर भी हम स्टडी कर सकते हैं कि हाउ ट्यूबराइजेशन इवॉल्व, हाउ ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो इवॉल्व। ये एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा टॉपिक, इन जीन्स की स्टडी करके कौन से ऐसे जीन है जो टोमेटो के अंदर है, कौन से जीन है जो पोटैटो के अंदर है, और पोटैटो के अंदर उसके अंदर कौन सी ऐसी म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से वो ट्यूबराइजेशन की तरफ। दैट्स द क्वेश्चन ना। अभी अब ये इससे आपको इतना नॉलेज मिलता है कि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। वो आपको मैंने सॉफ्टवेयर सिखा दिए, इस तरह के एनालिसिस करने से वी कैन इजीली प्रेडिक्ट what is going on inside the plant when they develop from we आप डाइकॉट प्लांट है, वो मोनोकॉट कैसे बना, मोनोकॉट से डाइकॉट कैसे बना, क्या ऐसी चीज है कि वो मोनोकॉट की तरफ चला गया, क्या ऐसी चीज है कि वो, क्या हम मोनोकॉट को डाइकॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, आंसर इज यस। उसके लिए हमें उनकी जीन्स के नेटवर्क और ये स्टडीज को करना पड़ेगा। फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस म्यूटेशन को आर्टिफिशियली, अब कहा जाता है कि चिली के अंदर कैप्सिसन जीन्स है, टोमेटो में नहीं है। हालांकि कैप्सिसन रिलेटेड जीन्स टोमेटो में थे, लेकिन वो रिसेसिव हुए हुए थे, सुप्रेस हुए हुए थे। एक साइंटिस्ट ने वो सुप्रेसिव जीन को ना ठीक करके कर दिया। अब ऐसे स्पाइसी टोमेटो आ गए। मेरी बात की समझ आ रही है? अब दुनिया में स्पाइसी टोमेटो जो चिल्ली की तरह, वो कैप्सिसिन उसके अंदर है और बहुत ज्यादा है, और वो टोमेटो भी है लेकिन वो चिली है। ये चीजें कैसे स्टडी कर सकते हैं? ये जो मैंने आपको चीजें, ये दुनिया में इस तरह की रिसर्च हो रही है कि भी नई से नई वैरायटीज डेवलप हो रही है, नई से नए इवेंट्स डेवलप हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि एवॉल्व एवोल्यूशन कैसे हो रही है और उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। ये जो मैं आपको सॉफ्टवेयर ये टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा ना, इससे आप खुद मुझे आके बताया करें सर हम इस टॉपिक पे ना काम कर लें, इस पे काम नहीं हुआ हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ है। लेट्स स्टार्ट। समझ आ रही है बच्चों? तो दैट्स ग्रेटनेस कि आप लोग, इसने सॉफ्टवेयर आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा कि आप कोई भी टॉपिक दुनिया में सोचना चाहें यार ये काम करना चाहिए, आपके पास वे है, आपके पास तरीका है कि इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। फिर आप जहां पर स्टडी करें, स्टडी करने के बाद आप कुछ जीन आइडेंटिफाई करें। अब आप कहते हैं कि ये जीन हम अब टोमेटो के अंदर म्यूटेट करें, उसके लिए मेरी एक कोलैबोरेशन है एसबीएस में, डॉक्टर बुशरा है, कैम लफ्ज में भी, उनके साथ हमको ऐसा आइडिया शेयर करें कि यार ये हम करके देखें ना। तो नहीं, फर्ज किया आप चाहते हैं कि मैं पीएचडी में ये काम करूं, आपके पास ऑलरेडी डाटा है, नॉलेज है, आपने उनको कन्विंस करना है कि मैंने अपनी बीएससी की रिसर्च के अंदर ये काम किया था, मेरे मुताबिक इस चीज को अगर हम चेंज कर दें तो टोमेटो के अंदर भी ट्यूबर बन जाएगा। फर्ज किया आपने एक ऐसा दुनिया में नया टोमेटो डिस्कवर कर लिया, दैट वो बड़ी एक इनोवेशन होगी। और आपने अपने सुपरवाइजर को कन्विंस कर लिया वो, और आपने लॉजिकली उसको बताया कि ये चीज इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर ये वो चीजें हैं, और मुझे लगता है कि ये चीज के अंदर म्यूटेशन आई थी तो जो है ना ट्यूबराइजेशन हुई थी टोमेटो के अंदर, पोटैटो के अंदर।
यू गॉट माय पॉइंट ना। तो इस तरह फर्ज कि आपको एक अच्छी दुनिया की लैब के अंदर जाके आपने वो काम करना शुरू कर दिया। अब दुनिया ने एक नए ऑनियन पैदा किए जिसमें से आप काटते हैं तो आपकी आंखों में पानी नहीं आता। भी ये सारी ऐसे ही नहीं हो गई। उसके लिए पहले अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ी है, पूरे पाथवेज को स्टडी करना पड़ा है, फिर देखना पड़ा है कि किस जीन को रेगुलेट किया जाए, किसको सुप्रेस किया जाए, किसी को ओवर एक्सप्रेस करवाया जाए। लेकिन वो काम तब करेंगे व्हेन यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीन्स। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आपको? तो ये वो सारी कहानी है जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि व्हाई वी स्टडी जीन एवोल्यूशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक फंक्शन ऑफ द जीन, हाउ वी कैन मैनिपुलेट दैट जीन। अब हम कहेंगे ये क्यों कर रहे हैं, अभी धूल में करी जा रहे हैं ना। ठीक है, एक्चुअली देयर इज नीड ऑफ दिस साइंस। ठीक है, टू डू बेटर help the post harvest management of the horticultural crop, to better understand the physiology of the, ये प्लांट है ऐसा ही क्यों है, ये प्लांट ऐसा ही क्यों है। उसके लिए हमें these are all the questions that comes into your mind and you will find the answer of these questions। ठीक है, अब आ गया जीन फैमिली मैड बॉक्स। ये एक जीन फैमिली है प्लांट के अंदर जिसका रोल है फ्लावरिंग के अंदर। अब मैड बॉक्स क्या है, ये डोमेन है, क्या है, दुनिया के किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी जीन के अंदर जिसके अंदर मैड बॉक्स डोमेन होगी ना, वो फ्लावरिंग रिलेटेड जीन होगा। ये कंफर्म हुआ है। मैड बॉक्स एक डोमेन है, जिसमें डोमेन जिसकी प्लांट के जीन के अंदर मैड बॉक्स डोमेन होगी, दे माइट हैव अ रोल इन फ्लावरिंग। अच्छा, ये होल डुप्लीकेशन की वजह से हुआ है। एक ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है डिफरेंट जो प्लांट्स के अंदर ना। फिर आगे ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स होती है एलआरआर, ये वो एक रिसेप्टर्स प्रोटीन होती है जो कि पैथोजन को डिटेक्ट करती है। ल्यूसीन रीच रिपीट्स, जो एलआरआर है ना, ये ल्यूसीन रीच रिपीट्स है, इसका एंटीना नहीं होता, ल्यूसीन 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 ल्यूसीन, और इधर से पैथोजन आया, उसने एक पार्ट को डिटेक्ट किया और पौधे के अंदर रेजिस्टेंस लेकर आ जाता है। इसका काम ये होता है। ये सेगमेंटेड डुप्लीकेशन की वजह से आया। उन्होंने कहा कि आरएनए 3 जो है, ये आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर ये आरएनए को डिग्रेड करके, और इसका काम है। तो ये एक्सपेंशन हुई। फिर आगे के और के, अब आ गया कि ये जी डुप्लीकेशन हम एनालिसिस कार्य कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि जी डुप्लीकेट इस तरह हुआ है। ठीक है, ये है उसके लिए ये के और के एस रेशियो की significance क्या है, व्हाट इज के और के एस एनालिसिस, हेल्प डिटरमाइन द सिलेक्टिव प्रेशर ऑन जीन। ये हमें बताता है कि आपके जीन के ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर आया था कि जीन डुप्लीकेट हुआ था। मैंने कहा ना कि आपने एंटीबायोटिक दे दी, या कोई ऐसा चीज दे दी, इंसेक्टिसाइड की स्प्रे कर दी, या हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन कर दी, लैंडस्केप इकोलॉजी है ना। पर कि हमारे पास एक जंगल था, इसके इस तरफ पानी था, इस तरफ जंगल था खाने के लिए, तो यहाँ पे हम रोड बना दिए। अब क्या हो गया, हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो गई। अब एक एनिमल था, वो पानी भी पीता था, खाना भी खाता था। अब उसके लिए तो अब वो, लेकिन वो इतना भाग के अब रोड क्रॉस नहीं कर सकता वो। अब वो जंगला लगा दिया, इतना हमने तो जंगल लगा दिए ना। यूरोप में उन्होंने क्या किया है कि इधर हैबिटेट है ना उसकी, और इधर की हैबिटेट है, दरमियान में एक इन्वायरमेंटल कॉरिडोर्स बना दिए। इन्वायरमेंटल कॉरिडोर्स क्या है कि एक पुल बना दिए, और उसके ऊपर, लेकिन वो पुल इंसानों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए बनाए उन्होंने। और पुलों के ऊपर प्लांट्स लगा दिए, पुलों के ऊपर ग्रासेस लगा दी, ताकि अगर एक एनिमल है वो यहाँ से उधर जाए ना, उसको ये ना पता चले कि वो हैबिटेट उसकी कट हो गई है। yes, इसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल कॉरिडोर। ठीक है, ये लोग स्टडी करते हैं इसके ऊपर कि कैसे हम इसके हैबिटेट रिस्टोरेशन के ऊपर, लैंडस्केप इकोलॉजी। ठीक है, कैसे हमने इकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर हमने इन्वायरमेंट के अंदर घुस के नेचर के असूलों के मुताबिक लैंडस्केपिंग करनी है। आपने नेचर के खिलाफ नहीं जाना, नेचर के खिलाफ जाओगे नेचर आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। नेचर आपको, क्लाइमेट चेंज होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, वो इलाका तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप जो लैंडस्केप अगर करनी है, पहले आपने ना
ये जो मैंने ये जो जीन वाला, इसी तरह आप देखें कि स्पीशीज कैसे हो रही है, स्पीशीज कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है। जरा हम हम कोई यहाँ पर हम सारे एग्जॉटिक प्लांट लगा दें, क्या होगा? ये प्लांट तो ग्रो फर्ज क्या कर गया है, पर ये बर्ड्स जो है वो एक्लेमेटाइज हैं अंडर अवर लोकल फ्लोरा एंड फाना। हमने क्या किया? एक्सोटिक। अब एक्सोटिक स्पीशीज में कोई ऐसा टॉक्सिन है जो कि हमारे बर्ड्स खाते हैं तो वो मर जाते हैं, या उनको उनकी स्मेल नहीं अच्छी लगती वो भाग जाते हैं। तो लाहौर सारे का सारा के अंदर बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है पहले से कम हो गई। वजह क्या थी? तो 1999 में पाक से हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बना, उसने हमारी इकोलॉजी को तबाह करके रख दिया। इकोलॉजी के प्रिंसिपल की बेस के ऊपर उन्होंने लैंडस्केप लिख दी थी। अबरी खुश कर दिया शवाज शरीफ को भी, वो बलगा बरतानिया ने घर ए पौधा लग्या है सी ए डॉक्टर साहब तुम लगोगे तो ए फीलिंग आएगी कि तुम ही बलका ही है। ऐसा के कई दफर ब्यूरोक्रेट्स जो उनको पता ही नहीं इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या है, क्या कौन सा प्लांट कब लगाना है, क्यों लगाना है, उससे हैबिटेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। मेरे इकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी बेस के ऊपर ही हमें पौधे लगाने चाहिए, कि ताकि हमारी जो हर एक पौधे की हमें घर से बाहर निकले परिंदों की चहचहाट की आवाज अच्छी लगती है। यस सर। हमें इसको रिस्टोर कैसे करना है, बैक टू नेचर कैसे जाना है, हमें रिसर्च बेस्ड इकोलॉजिकल रिसर्च को, लैंडस्केप इकोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा, कैसे इस नेचर को रिस्टोरेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अ, ये जो मैं आपको ये इवन बायोटेक्नोलॉजी भी सीख रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा कि लैंडस्केप इकोलॉजी एक्चुअली काम वही है सारे, लेकिन आपने समझो जिनोम के ऊपर या अगर नॉर्मल डाटा जनरेट करना है और डाटा साइंस के थ्रू ही हम ये चीजों को भी, आप दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी लैंडस्केपिंग की जाएंगे ना, उसकी वेबसाइट के ऊपर लिखा होगा वी आर डेवलपिंग अकॉर्डिंग दिस लैंडस्केप डिजाइन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। अब जाए किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर और वो देखते हैं कि वो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर ही हम इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, आप मेट्रो में चल जाए इको फ्रेंडली स्टोर, अक्सर जाएंगे इकोलॉजी इको फ्रेंडली। यहाँ लिखा होता है अक्सर, आप दुनिया के बड़े बड़े स्टोर्स में जाएं वहां पर इवन गारमेंट की फैक्ट्री है, वो कहते हैं कि हमने कॉटन ऐसी जगह से ग्रो किया जो कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, ऑर्गेनिक कॉटन है, क्या है? बीसीसीआई वो जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, बेस्ट कॉटन इनिशिएटिव है बीसीआई। वो इस तरह भी ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिसर्च कैसे है। अब ये जो के और के एस एनालिसिस है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। टाइम तो नहीं हो गए? अच्छा जस्ट मैं एक दो पढ़ा दूं, उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह। के और के एस हेल्प टू डिटरमाइन द सिलेक्टिव प्रेशर ऑन द जीन्स आर रेशियो ग्रेटर देन 1। अब के ए क्या है और के एस क्या है, ये मैं बताता हूँ थोड़ा सा। इसकी डेफिनेशन तो दी हुई है इन्होंने, नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा जस्ट आपको बता दूं के और के ए। अच्छा अब ये बताएं, एटीजी होता है वो किसको कोड करता है? अगर स्टार्ट उठान है ना, ये ओपन रीडिंग फ्रेम यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि डीएनए से क्या बनता है, ये है ओपन रीडिंग फ्रेम, क्या है? ये प्रमोटर है, ये ओपन रीडिंग फ्रेम है, और ये टर्मिनेटर है, ऐसा ही है। अच्छा जो आपका ओपन रीडिंग फ्रेम है वो किससे स्टार्ट होता है? एटीजी से, फिर सी 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 जी सी सी टी जी ए, फर्स्ट के एंड वाला स्टॉप उड़ा रहा है, ठीक है। अगर एटीजी से क्या बनता है बताइए? कोडान टेबल आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है कोडान टेबल? यहाँ अच्छा होता है।
अरे यार, टाइम इज वेरी शॉर्ट। क्या अगर तो एटीजी है, अगर एटीजी के साथ है सीसीसी, ठीक है, ये जो सीसीसी है ये किसको कोड करता है? डीएनए से जब सिंजर आरएनए बनता है तो थ्री ट्रिपल कोडान होता है, वो एक खास अमीनो एसिड को कोड करता है। पता है आपको, पढ़ा है इसके बारे में? डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनती है प्रोटीन। वो कैसे आरएनए से प्रोटीन बनती है? वो डीएनए के अंदर मैसेज होता है, वो किसके अंदर मैसेज होता है, कोड होता है। पर के एटीजी अगर आएगा ना, उससे मिथियोनीन बनती है। क्या बनती है? मिथियोनीन। सीसीसी है, पर के ये बताया हुआ इन्होंने इधर सारा, पर के ये है ना, स्पेसिफिक हर अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक कोड होता है, ठीक है, और उसी कोड्स के साथ ही वो बनता है, ठीक है। अच्छा अब अगर तो ये आजा यार तेरी मेहरबानी। अच्छा अगर फर्ज किया उस डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाए, उसका कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसका कोड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फर्ज किया, ये देखिए बच्चों, ए ए सी होगा तो ए एस एन बनेगा हमारे उसमें। क्या बनेगा? अगर ए जी ए है तो आर्जिनिन बनेगा, ए जी जी होगा तब भी आर्जिनिन बनेगा। अगर यहां पर ए है तो जी म्यूटेशन होकर जी आ जाए, तो अमाइनो एसिड कौन सा बनेगा? आर्जिनिन ही बनेगा ना, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द प्रोटीन सीक्वेंस। अच्छा लेकिन अगर इस ए की बजाय यहां पर सी आ जाए, चलिए क्या हो जाएगी? इनमें डिफरेंट अमाइनो एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिफरेंट। और इसको कहते हैं लीथल म्यूटेशन। इससे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नॉन रिडंडेंट हो जाए प्रोटीन। नॉन रिडंडेंट का मतलब है वो अपना फंक्शन खुद ना कर सके ना। मेरी बात की समझ आई ना? वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सके। मेरी बात की समझ आ रही है? अच्छा इसी को कहते हैं के ए और के एस एन एल। आपने ये मालूम करना है कि म्यूटेशन जो आई है वो उससे अमाइनो एसिड चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा अगर जी की जगह पर के यहाँ पर ए की जगह सी आ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन है ना। ए की जगह डी आ जाए तो क्या करा गया? सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। एक इसको कहते हैं सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन और नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। सिनोनिमस किसे कहते हैं? सिनोनिमस किसे कहते हैं? सिनोनिमस क्या होता है? सेम ऑल्टरनेट मिल जाए। नॉन सिनोनिमस सेम नाम हो। सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन वो होगी, मैं फर्ज किया अगर ए की जगह जी आ जाए तो ये सिनोनिमस होगी। क्या होगी? नॉन सिनोनिमस क्या होगी? एक की जगह सी आ जाए तो फिर ये अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। इट मीन अब नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन हुई। अब क्या हुई है? सिनोनिमस का मतलब होता है सेम। सेम अगर तो एक ही जगह जी आ जाए तो अमाइनो एसिड सेम रहेगा, तो सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन है। अगर एक ही जगह सी आ जाए अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, इसे हम कहेंगे नॉन सिनोनिमस। अच्छा अब के ए और के एस के एनालिसिस यही है कि उसमें से एक है सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन, एक है नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। जी डुप्लीकेट हुआ, डुप्लीकेट होने के बाद दूसरे पे चला गया। अब हमने देखना है कि उन दोनों के दरमियान में सेम है सीक्वेंस, या अगर जो म्यूटेशन आई हुई है वो म्यूटेशन सिनोनिमस है या नॉन सिनोनिमस है। यदि वो सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन है या, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये जो जीन है ना, ये वाकई आपस में डुप्लीकेट है या नहीं। तो मेरी बात की समझ आई ना? क्या उसके अंदर डुप्लीकेशन हुई है? इस तरह के एनालिसिस। अब के ए और के एस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इस
KAAS। यहां पर समझ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज नॉन सब्स्टिट्यूशन। अब इन द जेनेटिक्स नोन एज यूज्ड टू एस्टिमेट द बैलेंस बिटवीन द न्यूट्रल म्यूटेशन, प्यूरिफाइंग सिलेक्शन एंड बेनिफिशियल म्यूटेशन। ठीक है। अच्छा, अब है ये क्या होता है कि के मेजरिंग द रेट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस इन प्रोटीन। तो व्हाट इज के ए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर सिनोनिमस साइट्स एंड पर नॉन सिनोनिमस साइट्स। नॉन सिनोनिमस साइट के ऊपर कितनी म्यूटेशन हुई है और सिनोनिमस साइट के ऊपर दीज आर डोनेटेड एट डीएस एंड डीएन, या के जो नॉन सिनोनिमस है वो है के ए, सिनोनिमस है के एस है। बस ये मालूम करना है। फिर हम इस प्रोसीजर है, इसके थ्रू हम दो चीजें मालूम करते हैं, सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन, नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। फिर उनकी हम रेशो लेते हैं। अगर तो रेशो 1 से ज्यादा, या अब मैं दूसरी तरफ अब आपको यहाँ पर समझ आ गई सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन क्या है, नॉन सिनोनिमस। अब ये देखिए, अब ये पॉजिटिव सिलेक्शन है। पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब ये है कि अगर अडैप्टिव सिलेक्शन और डार्विनियन सिलेक्शन refer to the process by which beneficial genetic mutation are favored by natural selection, leading to the increase in their frequency within the positive. This process can derive evolutionary changes and adaptation to the। अगर तो इन दोनों को हम ये मालूम करेंगे सिनारियो सब्स्टिट्यूशन कितनी है, नॉन सिनारियो, फिर उनकी रेशो लेते हैं। अगर तो रेशो वो लिखा हुआ क्या, अगर तो 1 से ज्यादा है वो एक पॉजिटिव सिलेक्शन है। अगर लेस देन 1 हो, अगर 1 हो तो न्यूट्रल है, इतनी खास सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, इस तरह इससे हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा अब आगे है पॉजिटिव सिलेक्शन है, आगे है नेगेटिव प्यूरिफाइंग सिलेक्शन। प्यूरिफाइंग सिलेक्शन का मतलब क्या होगा कि प्यूरिफाइंग इज an important evolutionary process that help to maintain the genetic diversity of the population by eliminating harmful mutation। प्यूरिफाइंग सिलेक्शन से ये होता है कि जो हार्मफुल म्यूटेशन है ना, इस तरह उसको ये डिलीट कर देती है, तो जो जेनेटिक प्योरिटी को कायम रखती है, जेनेटिक प्योरिटी को कायम। अच्छा, और लेकिन ये जो होती है दूसरी म्यूटेशन, ये वाली सिलेक्शन के अंदर जो म्यूटेशन आती है उसे डेट की तरफ लेके चला जाता है उसको। यस सर, ठीक है समझ। अब हम के और के एस की रेशो से हमें पता चल जाता है कि अगर ये रेशो 1 है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, तो ऐसी क्या चीज आएगी कि नई स्पीशीज से बढ़ेगी कि या नहीं, या ये जीन डुप्लीकेट हो गए, नया इसका तो फंक्शन बना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ये इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर, हमें क्या कौन कौन सी सीक्वेंस चाहिए। इसके लिए हमें सीडीएस सीक्वेंस चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटीन की सीक्वेंस चाहिए, वो आपने शायद डाउनलोड की हुई है आपने पूरे जीन्स की अच्छा, उसके लिए मैं आपको ना टीवी टूल में जस्ट लास्ट में आपको बता दूं, उसके बाद मैं इसको डाउनलोड खत्म करूँ, टीवी टूल में जाता हूँ। इसका भी लेक्चर हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन मुबीन साहब आ गए। अजय ना, आप टीवी टूल में जाए ना बच्चों, यहाँ पर आपने क्या करना है कि ग्राफिक्स में जाके, तो यहाँ पर ना सिंपल के और के एस कैलकुलेटर है, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर लिखे, यहाँ पर आपने पहले सीडीएस वाली सीक्वेंस लेनी है, फास्टा में सारी इकट्ठी इधर ड्रैग कर देनी है फाइल। एक फाइल बनानी है जिसके अंदर सब जीन की, जितने आपके 10 15 20 जीन है, उनकी सीडीएस सीक्वेंस एक ही फाइल में रख के उसका सेम आईडी रखना है। अगर आपने इसका एसीएस 1 रखा है, पहले ये बन जाता है सॉलिड ग्लाइकोपेप्सिड एसएल एसीएस 1, तो सीडीएस में वो पहला एसीएस 1 बना दिया, उसका नाम भी सेम नहीं होना चाहिए। ये देखो दिखता भी आगे पीछे होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम नेम होना चाहिए। तो सीडीएस के अंदर सेम नेम प्रोटीन का, तो नीचे लिखा हुआ है कि सेट इनपुट प्रोटीन सीक्वेंस, उसी की प्रोटीन सीक्वेंस। फिर आपने क्या करना है कि उसकी ना आपस में जीन पेयर, अब देखेंगे कि हम दो जीन्स को चेक करना चाह रहे हैं कि वो आपस में डुप्लीकेट है या नहीं, उनकी पेयरिंग कर देंगे। बस या हमारे पास 5 जीन है, हम इसका एक एक्सेल की फाइल बनाएंगे, एडिंग नोटपैड में, पहले हम उसको एक्सेल में बनाएंगे, फिर हम उसको नोटपैड में ले जाएंगे।
पर ये जी नंबर 1 है ना, ये दूसरे कॉलम में लिख देंगे जी नंबर 2। पर क्या एस एल ए सी एस 1, एस एल ए सी एस 2, फिर एस एल ए सी एस 1, एस एल ए सी एस 3, फिर आपने एस एल ए सी एस 2, एस एल ए सी एस, इस तरह मुझे पेयरिंग कर लेनी है। क्या कर लेनी है? पेयरिंग। जब आप पेयरिंग कर लोगे, इधर इसको अपलोड करोगे, तो ये हमें एक फाइल देगा। वो फाइल के अंदर लिखा होगा इसके अंदर के कितना है, के एस कितना है, इसकी रेशो कितनी है। उस रेशो की बेस के ऊपर अगर तो 1 है या 1 से पॉजिटिव है, वो हमें बता देगा कि इसके अंदर प्यूरिफाई सिलेक्शन थी, इसके अंदर न्यूट्रल सिलेक्शन है, इसके अंदर ये इंडेक्स आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इट मींस टुडे सिलेक्शन इज फिनिश्ड। तो होपफुली